चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम ईस्ट एशिया का क्षेत्र पढ़ रहे हैं और इसके तहत हम सेंटर में रख के चल रहे हैं इस समय चीन को। हमने चाइना को स्टडी किया। ओवरऑल पहले हमने पिछले लेक्चर में ये समझा कि कौन कौन से क्लाइमेट टाइप एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ही डाइवर्स क्लाइमेटिक रेंज है जिसके वजह से रिसोर्स बेस बहुत डाइवर्स है इस रीजन का। हमने देखा कि पैसिफिक ओशन पे इसकी लोकेशन होने के कारण ये ट्रेड इकोनॉमी वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन रखती हैं कंट्रीज़। ये पैसिफिक रिम का हिस्सा हैं। ये डेवलप्ड ब्लॉक्स के साथ ट्रेड करती हैं, जैसे कि हमने अमेरिका, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको नाफ्ता के ब्लॉक के रूप में समझा। हमने देखा कि इस क्षेत्र को लीड करने का काम इंडस्ट्री और फाइनेंस वाइज जापान ने किया, जिसमें आगे जा कर के अपनी चीप लेबर रिसोर्स बेस के दम पर इन्वेस्टमेंट सेक्टर के रूप में खुद को उभारा है चीन ने। वहाँ पर विदेशी निवेश हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई और अल्टीमेटली आज आप जानते हैं कि चीन एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से चलता है। वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, विश्व भर में उसका एक्सपोर्ट का दबदबा बोल रहा है। हमने इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा। हमने इंपॉर्टेंट फिजिकल रीजन्स के बारे में देखा कि कहाँ पर प्लेट्यूज हैं, कहाँ पर कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स एग्जिस्ट करती हैं, द कोस्टल एरिया, और हमने देखा कि डिवीज़न कैसे हो रखी है चाइना की। ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। आज हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज के लेक्चर में हम रिवर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, चीन ही की। उसके बाद हम बात करेंगे द थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि यांगतीज़ी नदी पर बना है, और एक डैम के क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं उस पर बात होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री ट्रेस करेंगे चीन की, और चीन प्रेजेंट सिचुएशन तक कैसे पहुंचा उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ बतलाएंगी। हम ओपियम वॉर के बारे में भी जिक्र करेंगे और कॉलोनियलिज्म कैसे इस क्षेत्र में विस्तार किया, हम इसे भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और हम रिवर्स के बारे में समझते हैं। तो लिखा भी है रिवर बेसिन ऑफ चाइना। सबसे पहला जिस रिवर बेसिन की मैं बात कर रहा हूँ वो येलो रिवर है। सबसे पहले तो नाम ही महत्वपूर्ण है, येलो रिवर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि येलो रिवर को येलो नाम क्यों मिलता है। बहुत ही फाइन सिल्ट पार्टिकल्स, ओके, येलो रिवर में बहुत ही फाइन साइज़ के सिल्ट के पार्टिकल्स मिक्स्ड रहते हैं, वेरी फाइन ग्रेन पार्टिकल्स। इस वजह से उसका कलर येलो रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप उसका कलर देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, ये चलिए कई बार इफ़ेक्ट भी डाला होता है, तो ये थोड़ा इफ़ेक्ट डला हुआ है, वो अलग बात है। बट येलो रिवर अब आपको यहाँ प्रॉपर नज़र आएगी, ओके। तो येलो तो आपने इसको नाम दिया है, लेकिन यहाँ से क्लियर पता चलता है कि सेडिमेंट लोड काफ़ी है इस नदी का, ठीक है ना, क्योंकि जो सिल्ट पार्टिकल्स हैं बहुत ही फाइन साइज़ के सस्पेंडेड रहते हैं इसमें, और इस वजह से पानी बहुत ही मडी नज़र आता है। तो ये मडी नज़र आता है, टेक्निकली तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं। ये देखिए मिएंडर कर रही है नदी, दिस इज़ द मिएंडरिंग, और येलो कलर आपको दिख रहा है, ओके। तो येलो रिवर इसलिए नाम पड़ा हुआ है इसका। अब हम आते हैं कि इसका ओरिजिन क्षेत्र कौन सा है। हमने पहले मैप्स देखे थे, उसमें हमने इसके ओरिजिन क्षेत्र के बारे में पढ़ा था जब पिछले दिन लेक्चर किया था। आज फिर हम इसको देख लेते हैं। देखिए, तो अगर हम चीन को देखें तो ये तिब्बतन हाईलैंड एरिया से इमर्ज होती है नदी। येलो रिवर तिब्बतन हाईलैंड एरिया से इमर्ज होती है और ये येलो सी में जा कर के गिरती है। तो इसका ओरिजिन लैंड तिब्बतियन क्षेत्र है, और ये जहाँ जा कर के अपना माउथ बनाती है, दैट इज़ द डेल्टा। हम उसे माउथ कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नदी जहाँ से निकलती है वो उसका सोर्स रहता है, दैट इज़ द ओरिजिन, और जहाँ जा कर के वो एस्चुरी या डेल्टा बनाती है समुद्र में, उसे हम उसका माउथ कह के पुकारते हैं, उसका मुंह, क्योंकि उसे ही से हम उसके पीछे की ओर जाते हैं ना। समुद्र से जब हम आते हैं उसके मुख से ही पीछे की ओर जाते हैं। तो येलो सी में बनाती है, ओके। और यहाँ पर महत्वपूर्ण शहर आता है तियानजिन, मैं अभी आपको उसके बारे में दिखाऊंगा। और इसके ही नज़दीक देखिए ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर बीजिंग भी आता है, दैट इज़ द पेकिंग, द कैपिटल ऑफ चाइना। उसे पेकिंग भी कहते हैं और बीजिंग भी कहते हैं, ओके। और ये जो क्षेत्र है सारा, जिसे ये नदी ड्रेन कर रही है, दिस इज़ द नॉर्थ चाइना प्लेन। तो जो येलो रिवर है, जिसका नाम वांग हो या वांग हे भी है, ये इसका नाम है, ये नॉर्थ चाइना प्लेन को ड्रेन करती है।
नॉर्थ चाइना प्लेन, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी के विषय में दुनिया भर में माना गया है बहुत ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्षेत्र है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है वर्ल्ड का नॉर्थ चाइना प्लेन। ऐसे में वांग हो यानी कि येलो रिवर बहुत अच्छे एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स क्रिएट करती है, द एग्रीकल्चरल लैंड्स, क्योंकि इसके द्वारा जो एलुवियम लाया जाता है वो अच्छी रिच क्वालिटी की सॉइल प्रोवाइड करता है, रिच क्वालिटी एलुवियल सॉइल प्रोवाइड होती है। और दूसरी चीज़, आपने कैनाल्स बनाई हैं, डैम्स बनाए हैं, इरिगेशन नेटवर्क्स बनाए हैं, इन सब चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चर को अच्छा इरिगेशन सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। इसकी वजह से एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होता है। बट एग्रीकल्चर का नेचर सरप्लस नहीं रह पाता। उसका कारण है, मैंने बताया, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जितनी की खेती बाड़ी वहाँ पर होती है वो कंज्यूम हो जाती है वहाँ पर। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ओके, खेती बाड़ी में ख़ास तौर पर जो फसलें इस क्षेत्र में उगती होंगी, आप ये देख चुके हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वाइज ये ऊपर की ओर आता है। और नॉर्थ चाइना प्लेन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ चाइना प्लेन की खासियत ये थी कि ये ट्रांजिशन के क्लाइमेट को दर्शाता है, जिसके आप एक रीजन तक तो देखेंगे कि टाइप सी क्लाइमेट प्रभावी है, एक रीजन तक आप देखेंगे कि टाइप डी क्लाइमेट प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, टाइप सी के भी ये ऊपर की रेंजेस को दर्शाता है, टाइप डी की नीचे की रेंजेस को दर्शाता है। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाते हैं। ओके, वैसे तो एग्रीकल्चरल रीजन होने के कारण फॉरेस्ट का सफाया किया गया है, लेकिन फिर भी जब जो क्षेत्र फॉरेस्ट क्षेत्र है वहाँ पर जब जब मौका मिलेगा फॉरेस्ट इमर्ज होंगे ही। तो ये पतझड़ वनों का क्षेत्र है, जिसे हम डेसिडस फॉरेस्ट कहते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट वो जो पत्ते गिराते हैं। ओके, डेसिडस फॉरेस्ट क्षेत्र है। और क्रॉप्स जो यहाँ पर उगती हैं वो फिर हायर लैटिट्यूड वाइज वैसी ही उगेंगी जो थोड़ी ठंडे के क्षेत्रों में हो जाती हैं। जैसे व्हीट यहाँ पर होता है डोमिनेंटली, सोरगम उग जाता है, कॉर्न उग जाता है। तो व्हीट, सोरगम, कॉर्न, ये मक्की जिसे हम कह देते हैं, ये ख़ास तरह की फसलें हैं। ओके, ये यहाँ पर होती हैं। चलें आगे। तो ये येलो रिवर बेसिन एरिया कवरिंग द नॉर्थ चाइना प्लेन, बॉर्डरिंग द बीजिंग एंड द इम्पॉर्टेंट सिटी इज़ तियानजिन। तियानजिन तेज़ी से एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में विकसित होता हुआ क्षेत्र है। और तियानजिन यहाँ पर कोर का काम करता है और सराउंडिंग रीजन उसकी पेरिफेरी का काम करता है, जो कि उसे लेबर बेस भी देता है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी देता है एज अ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड होता है और फूड भी मिलता है पेरिफेरल रीजन से, यानी कि ये नॉर्थ चाइना प्लेन रीजन से तियानजिन को ये सब चीज़ों की सप्लाई मिलती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में क्या मिलता है, तो कैश क्रॉप के रूप में कॉटन मिलता है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो तियानजिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है और उसके लिए उसे कॉटन इसी सारे नॉर्थ चाइना प्लेन रीजन दैट इज़ द वांग हो रिवर की वैली या येलो रिवर की वैली से मिलता है। ओके, इट्स अ कैश क्रॉप। इतनी बात समझ में आई। और दूसरी बात, तियानजिन सराउंडिंग रीजन्स के साथ, जैसे कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो कोरिया, चाहे जापान और चाहे फिर क्रॉस पैसिफिक, उनके साथ व्यापार वाणिज्य के लिए एक इम्पॉर्टेंट शहर का काम करता है, क्योंकि ट्रेड कॉमर्स इसी सिटी के द्वारा हम कंडक्ट करवाते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। येलो रिवर के बारे में नॉर्थ चाइना क्षेत्र के इलाके में इतना ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको येलो रिवर एक बार दूसरे मैप में दिखा देता हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे तो आपने देखी भी थी उस दिन। इस मैप में आपने देखी थी, पर थोड़ा सा इरेगुलरिटी, ये मैप उतना प्रिसाइज़ नहीं था जितना आज मैंने आपको दिखाया। तियानजिन और बीजिंग यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके,
और ये सारा नॉर्थ चाइना प्लेन का इलाका है, ठीक है। और नॉर्थ चाइना प्लेन का इलाका है, ये हमें क्लियर है क्योंकि हमने इस मैप के वाया इसे समझा हुआ है। हमने इस मैप के वाया इसे समझा हुआ है कि ये नॉर्थ चाइना प्लेन का क्षेत्र है। ये रहा वो येलो सी जहाँ जा कर के वो नदी गिरती है, दैट इज़ द येलो रिवर। हमने यहाँ के क्लाइमेट के बारे में भी समझा था। नॉर्थ चाइना प्लेन रीजन, हॉट वेट समर्स होती हैं, कोल्ड ड्राई विंटर्स होती हैं। कूल विंटर्स का स्कोप नहीं है, वो कोल्ड ही होती हैं प्रॉपर। ओके, चलिए अब हम इसके ऊपर की ओर चलते हैं। देखिए, जब हम दूसरी रिवर सिस्टम्स की तरफ जाते हैं तो उनमें रिवर आती हैं जैसे कि लियाओ रिवर बेसिन है, शोंगुआ या शोंगुआ रिवर बेसिन है। ये चीन के नॉर्थ ईस्ट में है और इसे आप मांचू रीजन भी कहते हैं क्योंकि मेजॉरली यहाँ पर जो लोग बसते हैं वो मांचू एथनिसिटी के लोग हैं, द मांचू एथनिक पीपल। ओके, जो मांचू एथनिक ग्रुप है वो डोमिनेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र को, जहाँ पर ये नदियाँ महत्वपूर्ण है। लिया रिवर में महत्वपूर्ण है, शोंगुआ नदी महत्वपूर्ण है। ओके, यहाँ पर जो जो शहर महत्वपूर्ण है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने हालांकि देखे भी हैं। देखिए, इन्हीं नदियों पर आते हैं ये शहर नॉर्थ ईस्ट के। ये नॉर्थ ईस्ट, हम ये पढ़ रहे थे नॉर्थ चाइना प्लेन एरिया, ये आ गया था नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र। हार्बिन एक इम्पॉर्टेंट है और शेनयांग इम्पॉर्टेंट शहर है। तो हार्बिन और शेनयांग ये इम्पॉर्टेंट शहर हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके सामने है, दिस इज़ द सोंगुआ रिवर। ओके, ये सोंगुआ रिवर है, क्लियर। इस मैप में भी ये साफ साफ नज़र आ रहा है, द नॉर्थ ईस्ट चाइना, दिस इज़ द हार्बिन एंड दिस इज़ द शेनयांग। ये इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी इन नदियों के होने के कारण अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है। ये एग्रीकल्चरली रिच एरिया है, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ ये सारा ही नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मिनरल रिच होने के कारण इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन भी है। ओके, ये इतना इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है कि 1970 तक, 1970 तक चीन में जो भी स्टील प्रोडक्शन होती थी उसके लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन ही पूरी दुनिया में जाना जाता था। यानी चीन के लिए स्टील प्रोड्यूस करने वाले नॉर्थ ईस्टर्न मांचू रीजन के शहर ही हुआ करते थे। लेकिन 1970s के बाद ये ट्रेंड बदल गया और नॉर्थ ईस्ट रीजन के वो बड़े शहर जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड माने जाते थे उनको जंग लगने लगा। जंग माने कि एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट उसे छोड़ करके वहाँ से माइग्रेट करने लगे और वो चीन के साउदर्न रीजन्स की ओर जाने लगे। साउदर्न रीजन जैसे कि कैंटोनीज़ एरिया, द कैंटोन एरिया। कैंटोन माने आज का ग्वांगझू, पहले का कैंटोन आज का ग्वांगझू एरिया, दैट इज़ द पर्ल रिवर एरिया। तो फिर प्रोडक्शन सेंटर नीचे की ओर जाने लगे, तो तब यहाँ का एरिया अबेंडन कर दिया गया इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, इसलिए हम उन्हें फिर रस्ट बेल्ट भी कह देते हैं। वो जो कि अब कार्यरत नहीं है, वो जो कि अब वर्किंग नहीं है, वो जिन्हें पड़े पड़े जंग खा रहा है, तो रस्ट बेल्ट वर्ड यूज़ हो जाता है। ओके, तो ये रीजन, फिर आपको कोई पूछे कि भाई चीन का रस्ट बेल्ट कहाँ है, तो वो चीन के नॉर्थ ईस्ट में है, मांचू क्षेत्र में है। ये अलग अलग मिनरल्स और आयरन डिपॉजिट्स के लिए माना गया था पूरे चीन में। स्टील प्रोडक्शन का एक्सक्लूसिव सेंटर था टिल 1970, लेकिन उसके बाद कंपनीज़ नीचे की ओर माइग्रेट कर गई और यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बहुत रिड्यूस हो गई। लेकिन हाँ, यहाँ पर खेतीबाड़ी महत्वपूर्ण है, वेयर हाउसेज इम्पॉर्टेंट हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। खेतीबाड़ी और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस क्षेत्र में ये रोज़गार भी हुआ करता था। ओके, ये दो नदियाँ महत्वपूर्ण नदियाँ। इनके बाद जब हम आते हैं तो तीसरी नदी जो महत्वपूर्ण है दैट इज़ यांग तीज़ी। ठीक है, यांग तीज़ी
लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम में से वर्ल्ड का तीसरा लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम माना जाता है, नील और अमेज़न के बाद तीसरा लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम। ये जो यांगतीज़ी है, इसी यांगतीज़ी पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम यांगतीज़ी नदी पर है और वो चीन में ही है। उसे चीनी लोग, चाइनीज़ पीपल, न्यू चाइना डैम कहते हैं, और या फिर उसका नाम है द थ्री गॉर्जेस डैम। द थ्री गॉर्जेस डैम। ये यांगतीज़ी नदी पर है, जिसका एक नाम है चैंगचियांग या चैंगजियांग। महत्वपूर्ण शहर जो हैं चीन के, वो इस नदी पर आते हैं। वुहान इसके ऊपर है, चोंगकिंग इसी पर है, शंघाई जो लार्जेस्ट सिटी है और सबसे बड़ा उभरता हुआ मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर है इस एरिया का, वो इसी पर आता है। शंघाई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसकी विसिनिटी में ही शंघाई का बंदरगाह भी आता है, जो कि एक डीप सी पोर्ट होने के साथ साथ रिवरिन पोर्ट भी है, यानी कि नदी भी वहाँ एंटर हो रही है और वो समुद्र से संबंध भी रख रहा है। दोनों चीज़ों को सर्व करता है। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर यांगतीज़ी नदी दिखा देना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। यांगतीज़ी के मैप अच्छे हैं, उसमें शहर सफाई से नज़र आ जाते हैं। तो ये देखिए, तिब्बतन हाईलैंड एरिया से इमर्ज होती है और ईस्ट चाइना सी में जाती है। यांगतीज़ी नदी दुनिया की तीसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम कहलाता है। चैंगचियांग इसका लोकल नाम है। ये आगे की ओर बढ़ती है जब तिब्बतन हाईलैंड से, तो ये सिचुआन प्रोविंस एरिया को ड्रेन करती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए ये लोअर चाइनीज़ प्रॉपर बेसिन को भी ड्रेन करती है, यानी कि जो नॉर्थ चाइना प्लेन है उसकी नदी येलो रिवर थी। इसी तरह से जो चाइना प्रॉपर है, या जिसे सेंट्रल चाइना कह सकते हैं, या जिसे ईस्टर्न चाइना का सेंट्रल क्षेत्र कह सकते हैं, दैट इज़ द चाइना प्रॉपर, उसे ड्रेन करने का काम करती है यांगतीज़ी नदी। आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट शहर, जैसे कि चोंगक्विंग है, आगे चलिए देखिए वुहान है, आगे जाइए देखिए नानजिंग है, और ये देखिए ये शंघाई है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना। ओके, तो ये सब यांगतीज़ी नदी पर ही आते हैं। इसके अलावा मैं आपको यांगतीज़ी का एक और मैप दिखाता हूँ। ये बुक में है, अच्छा मैप है, अगर हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे। हाँ जी, ये मैप हम यूज़ करेंगे अभी जब हम आपको डैम्स के बारे में बताएंगे। अभी के लिए आप देख लीजिए इसे। ये देखिए, दिस इज़ द मैप। आप देख सकते हैं इसका एक नाम है चैंगजियांग या चैंगचियांग भी कहते हैं। ओके, सो चोंगकिंग, वुहान, नानजिंग, यहाँ आप देख सकते हैं शंघाई। ओके, तो देखिए कैसे इंडेंटेड कोस्ट लाइन होने का लाभ मिलता है। देखिए कोस्ट लाइन इंडेंटेड है ना, फील हो रही होगी, इंडेंटेड कोस्ट लाइन। तो देखिए पानी अंदर तक चला आता है, तो यहाँ पे पोर्ट बनाना कितना आसान हो जाता है आपके लिए, है ना। शिप्स अंदर तक टाइड्स की मदद से आ सकते हैं, तो वहाँ पे बंदरगाह बनाना कितना आसान, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं रहती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट्स अ लोअर चैंग बेसिन, चैंगजियांग। क्लियर। देखिए ये क्षेत्र नेचुरली लैटिट्यूड वाइज अब लोअर हो गया, तो फिर यहाँ पर आप चावल उगा सकते हैं। गर्म क्षेत्र है, चावल को गर्म क्षेत्र चाहिए। इरिगेशन के लिए नदी का पानी है, और वर्षा प्रभावित क्षेत्र भी है, यहाँ पर वर्षा भी हो जाती है। तो इन कारणों से यहाँ पर राइस एंड व्हीट दोनों की खेती रहती है। चाइना में आप जहाँ भी जाएंगे एक चीज़ मिलेगी, जैसे नॉर्थ चाइना प्लेन की भी अगर हम बात करें, जो स्मॉल प्लॉट्स होते हैं वहाँ पर, उनमें वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाए जाते हैं। जहाँ पर भी बिग लैंड है वहाँ पर वो क्रॉप्स रहेंगी, जैसे सीरियल्स, जैसे राइट्स हैं, वीट हैं, पल्सेस हैं,
जो स्मॉल प्लॉट्स रहेंगे वहाँ पर फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्योंकि इफ़ेक्टिव रहते हैं इनकम वाइज, ये वो उगा लिए जाते हैं। ये बात क्लियर? तो राइस एंड वीट डोमिनेंट क्रॉप है यहाँ की। शंघाई मैंने आपको अभी बता दिया कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में विकसित क्षेत्र है। ओके। यांगत्ज़ी नदी जब डैम बना तब के बाद तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ होती ही है, और डैम बना है दिसंबर 1994 में शुरू हुआ बनना। तो दिसंबर 1994 के पहले की अगर मैं बात करूं तो हमेशा से ही, जब से लोग इस क्षेत्र में बसते हैं, यांगत्ज़ी नदी का मेन रोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहा है। तो ये आने जाने के लिए कॉरिडोर का पर्पस सर्व करती रही है। वेसल्स हमेशा आते जाते रहे हैं। चीन में ये नदी क्षेत्र ही है। 3 रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के। एक मैंने आपको बता दिया था येलो, दूसरा यांगत्ज़ी, और अभी हम जब नीचे आएंगे तो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द चीन दैट इज़ द पर्ल रिवर एरिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर एरियाज़। उसके बाद हमने एक ऊपर नॉर्थ ईस्ट देखा, दैट इज़ लियाओ एंड सोंगुआ। ये क्यों इतने मेनली विकसित हुए? जैसा विश्व भर में नदियों के किनारे होता है, हमेशा से ही अच्छी एलुवियल सॉइल मिलती रही यहाँ पर लोगों को। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यातायात के तौर पर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ रिवर। इरिगेशन के पर्पस से पानी मिलता रहा यहाँ पर। तो यही फैक्टर्स, चाहे वो सॉइल की अवेलेबिलिटी हो, चाहे कॉरिडोर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट, और चाहे दैट वाटर फॉर इरिगेशन, फॉर द हाउस होल्ड कंजम्पशन, फॉर द इंडस्ट्रियल यूजेज, यही कारण है कि यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन कंसंट्रेशन हमेशा से ज़्यादा रही। तो जहाँ पर लोग पॉपुलेटेड मैनर में कंसंट्रेट करेंगे, वहीं पर फिर सिविक कम्युनिटीज़ विकसित होंगी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, कल्चर डेवलप होते हैं, जैसे विलेज कल्चर्स की बिगनिंग होती है, और वहीं से फिर गुड्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। फिर वही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी बन करके आते हैं। फिर वहीं से कर विकसित होता है, द रेवेन्यू, और इसलिए राजघराने एग्जिस्टेंस में आते हैं, द किंगडम्स, डायनेस्टीज़, क्योंकि वो उन्हीं लोगों पर अपना कंट्रोल करके सेनाओं का रखरखाव करती हैं, नगर का विकास करती हैं, राज्य को कंट्रोल में रखती हैं। ओके। तो आज के समय में भी वही क्षेत्र फिर विकसित आपको नज़र आ रहे हैं। भारत में भी देख लीजिए, यही एग्जाम्पल है। दुनिया भर में आप जाइए, नील की नदी ले लीजिए, चाहे वो मेसोपोटामियन ले लीजिए, चाहे कोई भी नदियों की आप बात करिए, वो नदियाँ क्षेत्र हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। चाहे आज वो नदी उतनी महत्वपूर्ण ना रह रही हो, पर उस नदी ने जो संस्कृति वहाँ पैदा कर दी है, दैट कल्चरल टेम्परामेंट, वो राजनीतिक व्यवस्था, वो घराने, हज़ारों वर्षों से चले आ रहे फैमिली स्किल्स, द टैलेंट्स, वो व्यापारियों के समुदाय, संगठन, द श्रेष्ठी समुदाय, वो जो ट्रेड कॉमर्स के नेटवर्क्स, वो कल्चर बना दिया ना उसने, एक नदी ने। तो आगे का विकास भी उसी क्षेत्र में होगा, ये आप नोटिस करते रहेंगे। ओके। तो आप कई बार कहेंगे कि नदी का पानी तो पीछे रुक गया है, सब खत्म है पीछे, आज नदी पर लोग डिपेंडेंट भी नहीं, ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं। नदी पानी के ही रूप में नहीं देखी जाती। नदी फिर कई 100 वर्षों में एक संस्कृति बना देती है वहाँ पर, वो आगे के विकास में योगदान दे रही है वो संस्कृति। ओके। तो यांगत्ज़ी नदी के विषय में भी ये महत्वपूर्ण है। मैंने बताया ट्रेड के लिए तो पहले से यूज़ होती थी। यांगत्ज़ी की सबसे बड़ी समस्या एवरी ईयर इसमें होने वाली फ्लडिंग। 1953-54 में बड़े फ्लड्स आए, 1998 में भी फ्लड्स आए। वुहान, चोंगकिंग, ये सभी जो शहर हैं बड़े, हमेशा फ्लड प्रोन रहे। हज़ारों की तादाद में लोगों का मारे जाना, लाखों की तादाद में लोगों का वहाँ से विस्थापन होना, यानी कि लोग डिस्प्लेस हो जाने कई नंबर्स में, फिर अरबों रुपए की संपत्तियों का नुकसान हो जाना। हमेशा से ही चीन इन चीज़ों को भुगतता रहा। फाइनली फिर इस जान माल के नुकसान से उभरने के लिए ये प्लान किया गया कि डैम बनाया जाए। और ये जो नदी है यांगत्ज़ी, इसे 3 गॉर्जेस रिवर भी कहते हैं। गॉर्ज क्या होती है? बस सिंपल कहानी है। आप यहाँ से जाते हैं धर्मशाला तो आपको गॉर्ज दिखती है। आप एक पॉइंट पर जब पहुँचते हैं कांगड़ा वैली, जब आप कांगड़ा पहुँचने वाले होते हैं तो तब आप नोटिस करिएगा, आपके लेफ़्ट और राइट साइड पर बहुत ही डीप वैली में रिवर चल रही होती है। आप खाई के एकदम किनारे ऊपर चोटी पे चल रहे होते हैं, इधर एक अंदर देखेंगे तो रिवर चल रही होती है। तो उधर भी देखिए पहाड़ी है, आप भी एक पहाड़ी पे हैं, नीचे सेंटर में नदी है। तो दिस आस्पेक्ट इज़ द गॉर्ज। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गॉर्ज क्या होती है।
गॉर्ज बहुत ही नैरो डीप वैली ही होती है रिवर की, उसे हम गॉर्ज कह के पुकार लेते हैं। तो पहले तो आप इसे देखिए, इस चित्र को देखिए, आपको समझ में आएगा। ये मैंने 3 गॉर्जेस रिवर की ही फ़ोटोज़ ली हैं। देखिए गॉर्ज समझ में आ रहा है? देखिए नदी कितनी गहरी है, और इधर भी देखिए स्लोप माउंटेन की, इधर भी देखिए तो कितनी डीप वैली है, और वैली भी देखिए कितनी स्टीप है। ओके, और लेकिन देखिए छोटे छोटे शिप चलते हुए नज़र आ रहे हैं। नदी के प्रवाह की दिशा में भी चलते हैं, एंटी डायरेक्शन में भी चलते हैं, यानी कि अप साइड, अप स्ट्रीम। ओके, ये नदी देखिए मेंडर कर रही है, तो दिस इज़ द गॉर्ज। ओके, अब एक और इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, फील द गॉर्ज। ये भी 3 गॉर्जेस नदी का ही सीन है। आप यहाँ हैं, देखिए इधर देखिए द वॉल्स ऑफ द वैली, लुक एट द स्टीप वॉल्स ऑफ द वैली, वेरी डीप, वेरी नैरो, वेरी स्टीप साइडेड वैली एस्पेक्ट इज़ द गॉर्ज। इन्हें गॉर्ज कहते हैं। ओके, ये देखिए वो आ रहे हैं ना शिप्स, फील हो रहा होगा आपको। तो ये 3 गॉर्जेस का ही मैंने चित्र लिया था। तो 3 गॉर्जेस नदी के ऊपर डैम बनाया गया है, द 3 गॉर्जेस डैम। उसका मेन पर्पज़ मैंने बताया 1994 में बनना आरंभ हुआ। उसका मेन पर्पज़ जो है वो है फ्लड को कंट्रोल करना, फ्लड कंट्रोल करना। दूसरा पर्पज़ है उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। लगभग 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए वो 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी मात देता है। दुनिया में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम सिस्टम है। तो बिजली पैदा करना, शंघाई की अगर लाइफलाइन में कहूँ बिजली के रूप में, तो 3 गॉर्जेस डैम ही है। ओके, फिर जो पीछे पानी खड़ा है रिजर्वायर में, उस पानी को यूटिलाइज़ करना फॉर द पर्पज़ ऑफ कैनाल्स, तो इरिगेशन नेटवर्क डेवलप करना। फिर पीछे आपने रिजर्वायर में पानी खड़ा किया है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रेडिंग चैनल, उस पानी को प्रयोग में ला सकते हैं। और रिवर वैसे भी इतना पानी रखती है ऑलवेज़ कि समुद्र से आने वाले कार्गोज़ नदी के रास्ते चीन के अंदरूनी इलाकों तक चले जाएं। तो जो ओशियन गोइंग वेसल्स हैं वो वुहान तक आते थे, और अब वो चोंकिंग तक भी आते हैं। तो आप देख लीजिए कि समुद्र से जहाज़ आया और वो शंघाई से रिवरिन पोर्ट, मैंने बताया शंघाई रिवरिन पोर्ट है, तो वहाँ से एंटर हुआ। तो जो ये नदी है यांगतीज़ी, ये पेरिफेरल एरियाज़ को शंघाई जैसे और चीन के ईस्टर्न कोस्टल डेवलप्ड एरिया जैसे कोर इलाकों से जोड़ने का काम करती है। तो नदी बीइंग अ ट्रेड रूट पेरिफेरल चाइनीज़ एरियाज़ को कोर एरिया से जोड़ती है। रॉ मटेरियल का एज अ लेबर, ह्यूमन एज अ लेबर का सप्लाई देती है कोर को, और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की सप्लाई कोर से पेरिफेरी तक लेकर के आती है। ओके, तो ट्रेडिंग नेटवर्क अच्छा विकसित हुआ, इरिगेशन नेटवर्क विकसित हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलप हुई, और फ्लड कंट्रोल किया हमने, तो अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। ऐसा माना गया कि जितना इसके बनने में खर्चा आया, बहुत पैसा है, $40 बिलियन के अराउंड पैसा खर्च हुआ, ऐसा माना गया उसकी कॉस्ट तो कुछ ही दशकों में इसकी बिजली से निकल आएगी, जो जान माल का नुकसान होता है वो नहीं होगा, उससे रिकवर हो जाएगी। तो ये एक तरह से चीन के लिए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। ये तो इसके लाभ थे, लेकिन इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के नुकसान भी बहुत हैं। हम ये जानते हैं कि ये इलाका टेक्टोनिकली एक्टिव जोन में आते हैं। ये जितना माउंटेनस रीजन है ये टेक्टोनिकली सिस्मिकली एक्टिव जोन है। ऐसे में ये फॉल्ट एरियाज़ हैं, दीज आर द फॉल्ट एरियाज़, जहाँ पर प्लेट बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं। उनके ऊपर ऐसे रिजर्वायर बना करके पानी का इतना प्रेशर पुटअप करना, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि जैसे आप इस जॉइंट एरिया पर जब प्रेशर डालेंगे तो ये कई बार धंसते हैं या खिसकते हैं। तो इसे कहते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। तो जब हम रिजर्वायर्स बनाते हैं बहुत भारी पानी के दबाव के कारण, जो प्लेट्स हैं, जो क्रस्टल प्लेट्स, ये जो हैं मूव कर जाती हैं, और इनकी वजह से ट्रेमर्स इंड्यूस होते हैं। अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग होगा, क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में ये डैम बनाए गए हैं और भारी मात्रा में पानी पीछे रिजर्वायर की फॉर्म में रोका हुआ है।
तो एक तो नुकसान इसका ये है कि वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है ये अर्थक्वेक जैसे डिज़ास्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी चीज़ ये है कि पानी का बहाव आगे की ओर रुक जाता है, और जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं पानी में रह रहे हैं, दैट लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, उसके आवागमन पे रोक लग जाती है, उसके ट्रैवर्सिंग रूट पर रोक लगती है। इससे उनकी ब्रीडिंग प्रॉब्लम आती है, जो उन्होंने एग ले करने होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती है, जो उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इस कारण से एक तो डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है, उनकी जनसंख्या को नुकसान पहुंचता है। दूसरा, आवागमन के लिए यूज़ होने के कारण रिवर बहुत एक्टिव हो जाती है। इसके कारण से कई तरह के पॉल्यूशंस होते हैं, और उस एक्टिवनेस के कारण जो एग्स हैं या ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। इस वजह से भी उन जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। और तीसरा, आप पानी को तेज़ धारों से टरबाइन घुमाने के लिए गिराते हैं, ये एक्टिविटी भी नदियों को बहुत तेज़ करती है। इस वजह से भी जीव जंतुओं को नुकसान होता है। तो जो भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं वो इस कारणों से तो सफ़र करती है। इसके अलावा ये पानी जब पीछे की ओर रुकता है तो बड़े पैमाने पर ये अपने पीछे पहाड़ों को डुबा लेता है। उन पहाड़ों पर उगी हुई सारी वनस्पति, वेजिटेशन इसी में डूब जाती है। इसके डूब जाने से क्या होता है कि अब पहाड़ों की जो स्लोप्स हैं वो इसमें डूब गई हैं, सो दे आर हाईली वल्नरेबल फॉर द इरोजन नाउ। तो पहाड़ों की इरोजन ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी स्लोप्स इरोड होती हैं, तो लैंडस्लाइड के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। इसके कारण से लगातार जो सेडिमेंट है वो उस रुके हुए पीछे के पानी को कंट्रीब्यूट होता रहता है, जिसके वाया डैम का सिल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो बॉटम ऑफ द डैम है, दैट रिजर्वायर, उसका लेवल बढ़ने से उसकी जो नेचुरल वाटर एकोमोडेटिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और इसकी वजह से ये फ्लड कंट्रोल करने की बजाय कई बार फ्लड का कारण भी बनते हैं, थोड़ी वर्षा होने पर ही। दूसरी बड़ा कारण ये है कि ये जो सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है ये क्लॉग कर देता है ड्रेन्स को, उनको जाम कर देता है, जिनसे टर्बाइंस की इफ़ेक्टिवनेस में भी कमी आती है, टर्बाइंस प्रॉपर घूम नहीं पाती हैं। इसके लिए ये मेंटेनेंस बहुत भारी मांगते हैं, उतनी की नहीं जाती है, तो भी इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। जितनी बिजली बन सकती है नुकसान होता है, उतनी नहीं बनती, और मेंटेनेंस पर खर्चा आता है। आई बात समझ में? सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो लाखों की तादाद में लोगों का माइग्रेशन, जो लोग डैम के पीछे पहले अपने गाँव में बस रहे होते हैं, वो सारा एरिया अब सबमर्ज कर जाता है पानी में। इसलिए अगर आप गोविंद सागर डैम देखें, रंजीत सागर डैम देखें, उनके पीछे जाएं, आप इस तरफ खड़े हैं तो आप महसूस कर रहे हैं कितनी ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं, लेकिन डैम के पीछे देखिए तो पहाड़ी इतनी सी दिखती है, क्योंकि बाकी सारी डूबी पड़ी है उसके अंदर। पानी का लेवल इतना सर्ज कर गया, रिजर्वायर बन गया ना। तो ऐसे में कल्चरल हैवॉक क्रिएट होता है उन लोगों पर जो सदियों से वहाँ बसे होते हैं। ख़ासतौर इन इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं, जंगल इलाके हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक गुट लोग जो हैं वो बसे रहते हैं हमेशा से ही। द कल्चरल ग्रुप्स जैसे कि द ट्राइब्स, वो यहाँ पर डोमिनेंट होती है। आप उन्हें उनके होमलैंड से जब डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी जो सोशल सेटिंग है वो तो ब्रेक होती ही होती है, उनकी लाइवलीहुड, ऑक्यूपेशन सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और किन्हीं भी मुल्कों में इसी चीज़ पर फोकस फिर बहुत कम किया जाता है कि उनकी रीसेटलमेंट, उनकी डिस्प्लेसमेंट जो हुई उनको दोबारा से बसाना, उनका पुनर्वास किया जाए, रिहेबिलिटेशन हो, इसके लिए पहले प्रबंध हो, फंडिंग हो, लंबे समय तक उन्हें समाज के साथ